वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की तकसीम का हवाला राज्यसभा में दिया। इन्होंने कहा कि अपोजिशन आज हुकूमत से पूछ रहा है कि वो रियासतों से क्यों नहीं पूछते। वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल किया कि उस वक्त की हुकूमत ने आंध्रा की तकसीम पर आवाम से क्यों नहीं पूछा था। कारनामे इतना जल्दी लोग भूलते नहीं है। जब तेलंगाना बना तभी सदन का हाल क्या था। दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टीवी का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया था, चर्चा को तो कोई स्थान ही नहीं बचा था और जिस हालत में वो पारित किया गया था वो कोई भूल नहीं सकता है। उमंग उत्साह के साथ सबको साथ लेकर के आप कर सकते थे। अभी आनंद जी कह रहे थे राज्यों को पूछा, ढिकने को पूछा, फलाने को पूछा, बहुत कुछ कह रहे थे। अरे कम से कम आंध्र तेलंगाना वालों को तो पूछ लेते कि उनकी क्या इच्छा थी। लेकिन आपने जो किया वो इतिहास है। और उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में एक बात कही थी और मैं समझता हूं कि उसको आज हमने याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बीइंग हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ द ongoing protests over the Telangana issue. लोकसभा में टीआरएस के फ्लोर लीडर नामा नागेश्वर राव ने तेलंगाना में जारी डबल बेडरूम मकानात की स्कीम को मुल्क भर में नाफिज करने की मरकजी हुकूमत से मांग की। मरकजी ममलकती वजीर बराए हाउसिंग हरदीप सिंह ने इस मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी रखा। अगर एक रूम में रहने के लिए बहुत दिक्कत है, इसलिए हम लोग जो है ना डबल बेडरूम का जो है हम लोग हाउस बना रहे हैं। डबल बेडरूम, एक हॉल और दो जो है ना बाथरूम का साथ हम लोग जो इसको बना रहे हैं। उसमें एक रूम के लिए सब एक हाउस के लिए 6,50,000 रुपीज कॉस्ट हो रहा है। बेनिफिशियरी को पूरा को जो है ना सामने रख के माननीय सदस्य उसका जो है ना बेनिफिशियरी को सबको सामने रख के हम लोग कलेक्टर का सामने लॉटरी का सिस्टम किया है। उसमें बेनिफिशियरी में हम लोग को किसी तरह का दिक्कत नहीं है। हम एक गवर्नमेंट को ये हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, लैंड कास्ट को हम लोग जो है ना स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रहा है। डबल बेडरूम को जो है ना पूरा देश में डबल बेडरूम का हाउसिंग का सिस्टम लेके आए। वो गरीब का आदमी भी कम से कम जो है ना बाल बच्चे के साथ जो है ना 2 रूम में वो निवास करे। टिपिकली जो घर बन रहे हैं वो एक कमरे के नहीं है। मैंने सूरत में जाके देखे, मैंने हैदराबाद में जाके देखे, बात जगह देखे। अक्सर उसमें 2 कमरे होते हैं, किचन होता है, हॉल हो ना हो वो प्लॉट साइज पे डिपेंड करता है और उसमें बाकी सुविधाएं भी होती हैं। ये जो कॉस्ट 6.5 लाख की बता रहे हैं उसके बारे में इनको जानकारी देना चाहूंगा माननीय सदस्यों को। देखिए, लैंड जो है अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप स्कीम वो तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। ऑनरेबल मेंबर हिमसेल्फ इज सबमिटेड। अगर 6.5 लाख आवास की कॉस्ट है जिसमें जमीन स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और हम 1.5 लाख दे रहे हैं और बाकी गवर्नमेंट, अगर लाभार्थी को एक ऐसा आवास जिसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख है उसमें से 1.5-2 लाख दे दिया अपनी सेविंग से, तो दिस फिट्स इन विद द स्पिरिट ऑफ द स्कीम। उधर एमआईएम सदसुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से पीएमएवाई स्कीम पर सवाल किया। ओवैसी ने सवाल किया कि हुकूमत 1 करोड़ 12 लाख मकानात तामीर कर रही है लेकिन बजट में रकम की तफसीलात नहीं बताई गई है। इन्होंने पीएमएवाई के तहत तामीर हुए मकानात की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए। ऐवान में ओवैसी और मरकजी ममलकती वजीर बराए हाउसिंग हरदीप सिंह ने के दरमियान भी बहस हुई। 1 करोड़ 12 लाख घर को मुकम्मल करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री को क्या 7 लाख करोड़ की जरूरत नहीं है? और आप फिरा कर कभी फास्टर वन, कभी गूगली, कभी चक कर रहे हैं, क्या है सर? ये एक सवाल सर आप देखिए सर, मेरा पहला अब इसी में चले आता है। हम एक पॉइंटेड सवाल किए मोहतरम से, वजीर साहब से, और वो बोल रहे कि रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। भाई आप जनरेट करेंगे तो वादा करिए ना कि 7 लाख करोड़ देंगे। सर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, वो जवाब नहीं दी। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री मेरे हिसाब से ये है कि डू यू नो सर दैट 4 days ago in Mau district of UP an old woman died because of collapse of stairs under this same PMAY. There are so many complaints about the quality of construction. What steps are being taken by your ministry to ensure that the quality of construction is of good standard or whatever standard is prescribed?
And may I also, sir, I also want to know from the Honourable Minister, is that have all the installments on the scheme been transferred to beneficiaries in a timely manner so as to enable them to construct houses at the earliest? And what is the total number of beneficiaries whose claims are pending as of date? What measure is it adopting to ensure timely payment of installments at the grassroots level? सर, ये मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन है सर. मैं आपसे रेस्क्यू चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब बड़े काबिल जरूर हैं, वो ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं. मैं थोड़ा जवाब that this is not a game of cricket and I provided straight answers. Let me repeat. Just 27 straight bat. Front first, foot forward. 27,500 crores is for the ministry, not for affordable housing. And as I said, over the past 5 years, we have been getting an average about 6,500 crores or so. Now, out of this 27,500 crores, what comes under PMAY is about 8,000 crores. You cannot have a situation, sir, where we cook up a figure and then we say this is the figure as if it has a finality, 700,000 crores. It could be 900,000 crores. I am providing you the figure. I am saying that if the total figure, I think we will need another 70,000 crores or so. Apart from the budgetary grants that we've got on an average of 6,500 a year for 5 years, 8,000 crores this year, and we will keep getting till 2022. You set those aside, take 60,000 crores, which we got through extra budgetary funding, maybe another 70,000 crores. But I cannot answer the question till I know the specifics of this. Please don't create a false narrative on this subject as well. Now we are in a situation, we are going to exhaust the 60,000 crores. We will need another infusion. Total will be about 120, 130,000, but the exact figure will come when you know precisely how many beneficiaries there are under CLS, how many beneficiaries there are under beneficiary-led construction. Mr. Chair, Honorable Speaker, sir, the precision in figures is not a part of a political debate. It is precision in order to deliver. And the issue is that the homes are being delivered. आगे बढ़ेंगे. सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के तई तेलंगाना पुलिस के रवैये के खिलाफ हैदराबाद के एक नौजवान मोहम्मद इरफान कादरी ने एहतजाज का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है. पुलिस रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज मोहम्मद इरफान कादरी ने तारीखी गुंबदान कुतुब शाही से असेंबली के करीब गन पार्क तक 14 किलोमीटर अकेले ही मार्च किया. हाथ में नो सीएए नो एनआरसी लिखे प्ले कार्ड और साथ में तिरंगा थामे मोहम्मद इरफान कादरी को हुकूमत तेलंगाना और खास तौर पर महकमे पुलिस से शिकायत है. उनका सवाल है कि रियासत तेलंगाना में सीएए और एनआरसी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाजत क्यों नहीं मिलती. महकमे पुलिस के रवैये के खिलाफ मोहम्मद इरफान कादरी ने गुंबदान कुतुब शाही से गन पार्क तक अकेले ही मार्च किया. चंद्रशेखर राव साहब ने कहा कि मैं सीए एनआरसी के खिलाफ हूँ और वही खिलाफ रहने वाले चंद्रशेखर राव साहब ये कहते हैं कि हम जो है इसके लिए असेंबली में पास करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पास महकमा पुलिस वो जो है हमें एहतजाज के लिए रोकती है. अगर हमें एहतजाज लेना है तो हमको कोर्ट को जाना पड़ेगा. अगर कोर्ट जाकर परमिशन लाते हैं तो उसके बावजूद हम पर केसें बुक करते हैं. एक सिटीज़न को जो है क्या इख्तियार नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर सके? क्या ये हमारा इख्तियार नहीं है? हम बाइज़्ज़त शहरी हैं इस मुल्क के आर्टिकल 19 के तहत हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ना आपको लाठी की ज़रूरत पड़ी हमारे ऊपर, ना ही जो है हम किसी स्लोगन कर रहे हैं. अरे मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ और ये मेरा अपने आप का एक प्रोटेस्ट ये है, एक यूनिक प्रोटेस्ट ये है कि मैं यहाँ से गन पार्क तक पैदल जाऊँगा जहाँ पर शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दूंगा. मोहम्मद इरफान कादरी का मानना है कि जमहूरी तरीके से पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है. उन्होंने हैदराबाद पुलिस पर शहरियान हैदराबाद को सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज की इजाजत न देकर उनके हुकूक सल्ब करने का इल्जाम लगाया. पहले गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के जो है कांस्टेबल्स आते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. मैं बोला कि क्यों भाई, मैं अकेला पैदल क्यों नहीं जा सकता? उन्होंने कहा कि परमिशन लेना पड़ेगा. तो मैं बोला पैदल चलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा या इंडिया का, नहीं आप इंडिया का फ्लैग पकड़ के चले तो इंडिया का फ्लैग पकड़ के जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा. तो नहीं, आप सीएनआरसी के खिलाफ नहीं बोल सकते. मतलब आपको नहीं बोलने वाले. तो बहरहाल वहाँ से मेरी बहस हुई, फिर मैं वहाँ से आगे निकला. बेंगलोर के पुलिस के जो है कांस्टेबल आते हैं, वो लोग मुझे रोकते हैं. लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी मैंने ऐसी बात करके आगे निकल गया. मेहदीपट्टनम पे हुमायूं नगर लिमिट के अंदर
लंगर रोज के जो है इंस्पेक्टर आते हैं और वहाँ मेहदी पड़ना पे मुझे जबरन जो है मुझे अरेस्ट करके लंगर रोज लाकर मुझे छोड़ दिया गया। पुलिस की मज़ाहमत के बावजूद मोहम्मद इरफान कादरी ने नामपल्ली के इलाके में असेंबली के रूबरू गन पार्क तक अपना एहतजाजी मार्च जारी रखा और ये पैगाम देने की कोशिश की कि जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए एक शख्स भी काफी होता है। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। साउथ सेंट्रल रेलवे की पटरियों पर बहुत जल्द प्राइवेट ट्रेनें दौड़ने वाली हैं। 11 रूट्स पर प्राइवेट ट्रेनों को चलाने का मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए आइंदा 6 माह के दौरान टेंडर की कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। इन्होंने कहा कि 11 रूट्स पर चलने वाली प्राइवेट ट्रेनों में चंद ट्रेनें रोजाना चलेंगी और चंद ट्रेनें वीकली होंगी। प्राइवेट ट्रेनें तमाम तर सहूलियात और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल होंगी। कल यानी 7 फरवरी को तेलंगाना के वजीर आला केसीआर MGBS JBS मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह करने वाले हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना के वजीर KTR ने भी इंतजामात का जायजा लिया। रियासती वज़रा T श्रीनिवास, पद्माराव, मेयर B राम मोहन, मेट्रो रेल MD NVS रेड्डी व दीगर ने JBS मेट्रो स्टेशन पहुंच कर तैयारियों का जायजा लिया। 11 किलोमीटर तवील रूट्स का आवाम को बेसब्री से इंतजार है। इस रूट के आगाज के बाद से ट्रैफिक के मसाइल कम हो सकते हैं। अब तक हैदराबाद में 14,132 करोड़ रुपयों के अखराजात से 72 किलोमीटर तवील मेट्रो ट्रेन सर्विस कामयाबी से चल रही है। उधर मेट्रो रेल पुराने शहर के आवाम के लिए अभी भी ख्वाब बना हुआ है। हैदराबाद की आवाम मेट्रो रेल का इंतजार कर रही है। और मेडाराम यात्रा जारी है। मेडाराम यात्रा के लिए हुकूमत तेलंगाना और टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से अकीदतमंदों के लिए वरंगल से हेलीकॉप्टर खिदमात शुरू की गई हैं। दिल्ली हेलीकॉप्टर खिदमात इस्तेमाल करने वालों ने मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि यात्रा का फ़िज़ाई मंजर काबिल दीद है। उन्होंने हुकूमत का इसको लेकर शुक्रिया भी अदा किया। आर्ट के जरिए पत्थर को मूर्ति में तब्दील किया जा सकता है, बांस को बांसुरी में तब्दील किया जा सकता है। ये कहना है मिसाल इंडिया की बानी रोबल नाग का। इस तंजीम ने अब तक मुल्क की 16 रियासतों के इस्लामी इलाकों के मकानात को पेंट करते हुए तालीम, रोजगार और सफाई से मुतालिक शऊर बेदार किया है। रोबल नागी ने कहा है कि उनकी तंजीम ने मिसाल हैदराबाद के तहत हैदराबाद के इस्लामी इलाकों के मकानात को पेंट करते हुए तालीम, रोजगार और सफाई से मुतालिक शऊर बेदार किया है। हैदराबाद फिल्म नगर के इस्लामी इलाके में मकानात को पेंट किया जा रहा है। घर की दीवारों पर खूबसूरत डिजाइन बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। वकाराबाद जिले के कोलका चरला मंडल में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। एक ही फैन से नौजवान लड़का और लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये दोनों भाई बहन बताए जा रहे हैं। इत्तला पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। दोनों की एक साथ खुदकुशी की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 20 साला ममता और प्रशांत दोनों एक ही कॉलेज में जेर तालीम थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हुकूमत की स्कीमात को रूबे अमल लाने में ओहदेदारों का अहम रोल है। रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स वाई प्रशांत ने ये बात कही। निजामाबाद कलेक्ट्रेट के ग्राउंड में TNGOs स्पोर्ट्स का आगाज हुआ। रियासती वजीर के हाथों स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह हुआ। इस दौरान इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ओहदेदारों के ताउन से ही मुस्तहक अफराद सरकारी स्कीमात से फायदा उठा रहे हैं। ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के दरमियान ताउन बेहद जरूरी है। ओहदेदारों के मसाइल के लिए हुकूमत संजीदा भी है। इस मौके पर बोधन के रुकन असेंबली शकील अहमद के अलावा जिला कलेक्टर व दीगर मौजूद रहे। खबर तफसील से। तेलुगुदेशम लीडर राम मोहन नायडू ने लोकसभा में पढ़ो प्रदेश स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में कमी पर तशवीश का इजहार किया। ज्यादा से ज्यादा तलबा को इस स्कीम में शामिल करने की मांग भी की। ये पूछना चाहता हूं कि ये जो स्कीम के तहत ये स्टूडेंट्स पढ़ो प्रदेश स्कीम के अवेल कर रहे हैं, 2014-15 से अगर 18-19 तक हम अगर देखें तो कम होते जा रहे हैं। स्पेशली 15-16 में 133 स्टूडेंट्स
स्कीम को अवेल किया और 18-19 में 74 तक कम होते गए। और आप जानते ही हैं कि आंध्र प्रदेश के विभाजन होने के बाद किस परिस्थिति है, और यहाँ पे भी बहुत सारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जो विदेश जाना चाहते हैं और इस स्कीम के तहत बाहर भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये क्यों कम हुआ ये मैं जानना चाहता हूँ माननीय। और अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती तो वो ट्रांसफर हो जाएगा बॉय स्टूडेंट्स को, और इसका पीरियोडिकल रिव्यू मंत्रालय से हम करेंगे। क्या इस तरह से कोई रिव्यू अगर हुई है, क्या हम वो 35% जो ईयरमार्क है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए क्या रीच किया है? अगर नहीं किया तो किस तरह से हम प्रमोट करेंगे ताकि वो 35 ही नहीं उससे भी बढ़कर हम गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी ये स्कीम। मरकजी वजीर अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद करेगी, इस पर जोर देगी। स्पेसिफिक माननीय सदस्य ने जो पूछा है, तो आंध्र प्रदेश में जितने भी एलिजिबल छात्र हैं और उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उन सबको इस पे जो है वो सब्सिडी दी गई है। इसके अतिरिक्त लगभग जो है वो 533 स्टूडेंट्स जो है वो आंध्र प्रदेश में इन पिछले सालों में जो है 5 सालों में बेनिफिशियरी रहे हैं, और जिन्होंने भी एप्लीकेशंस दी हैं उनको मिला है। इसमें खुद अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो जाने के लिए इच्छुक हैं, विदेशों में पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हैं और वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए समय समय पे कार्यक्रम करते हैं। कोशिश है कि 35 नहीं बल्कि उससे ज्यादा वो लाभार्थी हों। जैसे हमारी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में हमने 30% जो है वो लड़कियों के लिए उसको रिजर्व किया है, लेकिन हम 62-67% तक हम देते हैं। तो हमारी जो माननीय सदस्य ने कहा वो बिल्कुल सही है। हम समय समय पर स्कीम को रिव्यू भी करते हैं और जो नोडल बैंक है उसको भी हम समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं कि जो बच्चियां हैं उनको जो है जो एलिजिबल है उनको जो है वो उसका लाभ दिया जाए। साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी किया मोटर्स को आंध्र प्रदेश से निकालने इंटरनेशनल मीडिया में गश्त कर रही खबरों को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मुस्तरद कर दिया है। कंपनी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने भी इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया। वाज़ेह है कि साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी ने $1.1 बिलियन के खर्च से प्लांट कायम किया है। इस प्लांट के जरिए जुमला 12,000 अफराद को रोजगार फराहम हुआ है। सालाना इस प्लांट में 3 लाख गाड़ियां तैयार होती हैं। तेलुगुदेशम एमपी राम मोहन नायडू ने आंध्र प्रदेश में बैरूनी सरमायाकारों के वापस जाने का मामला ऐवान में उठाया। इस मामले पर वाईएसआरसीपी के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। इन्होंने तेलुगुदेशम पर अवाम को मरकजी हुकूमत को गुमराह करने का इल्जाम भी लगाया। आगे बढ़ेंगे। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ हो रहे एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन भी शिरकत कर रही हैं। दिल्ली के शाहीन बाग के एहतजाज की तायद में विजयवाड़ा की खवातीन ने एहतजाज किया। पुराने शहर विजयवाड़ा की शाही मस्जिद से खवातीन ने रैली निकाली। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। इस रैली में बच्चे भी शामिल थे। एहतजाजियों ने मुतनाज़ा कानून को वापस लेने की मांग की। अल-फलाह एजुकेशन सोसाइटी अदूनी के ज़ेर एहतमाम इलाके काजीपुरा अदूनी में तीसरे दिन दस्तखती मुहिम भी चलाई गई। दस्तखती मुहिम शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनक्किद की जा रही है। शेर खान रियाज अहमद ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून को लागू करने के बाद अवाम परेशानी का शिकार हैं। मुल्क भर में जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। एहतजाज में मर्दों के साथ साथ खवातीन ने बहुत अहम रोल अदा किया है। ये भी तो मतलब यही है कि या तो इस पार या तो उस पार। अभी एनआरपी ये है कि हम हुकूमत हमारे को ये हुक्म देगी कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसको बताएं, अगर ना बताए तो वो हमें निकाल देगी। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि एनआरपी और एनआरसी में मुसलमानों का कुछ भी ये नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का ताल्लुक है। लेकिन ये नहीं कि एनआरपी और एनआरसी में एनपीआर में मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। मुसीबत हालात में अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करना बहुत बड़ी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर स्कूल जाएगा डेली तो वो फेल हो जाएगा और आके अपने माँ बाप से कहेगा कि मैं फेल हो गया हूँ, मुझे दूसरी स्कूल ज्वाइन करवा दीजिए। इसका मतलब ये स्कूल को दोष देना नहीं है कि वो खुद मेहनत करेगा तो वो सफल पाएगा। तो हमारी भी यही वजह है कि हम अपने ईमान का तकाजा करें, हम अपने ईमान को मजबूत रखें, तो इंशाअल्लाह। उधर सीपीआई लीडर नारायणा ने एनआरसी के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करवाने का वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी अपने आप को सेकुलर लीडर कहते हैं, जबकि पार्लियामेंट में वाईएसआरसीपी एमपीज एनआरसी की तायद में वोट डालते हैं। नारायणा ने कहा कि अगर वो सेकुलर लीडर हैं तो एनआरसी के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करके दिखाएं।
तीन दारुल हुकूमत की तायद में वाईएसआरसीपी लीडरों और कारकुनों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान रैली भी निकाली गई। विजयनगर किला चौराहे तक घंटा घर तक रैली निकाली गई। विजयनगरम के रुकन असम्बली ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तमाम अजला की तरक्की के लिए तीन दारुल हुकूमत जरूरी है। इन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम में सेक्रेटरीट कायम किए जाने से कई दहों से पिछड़ा शुमाल आंध्रा इलाका तरक्की की समत आगे बढ़ेगा। तीन दारुल हुकूमत पर अपोजिशन उन्होंने कहा कि सियासत कर रही है। उधर कर्नूल के इलाके जोहरा नगर में वाक़े डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल में नाडो नैडू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली कर्नूल हफीज खान ने शिरकत की। इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के तरक्याती कामों की संग बुनियाद भी रखा। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत कर्नूल हल्का असम्बली में हुकूमत की जानिब से 2 स्कूल्स को मुंतखब किया गया है और इसके तहत 50 लाख की लागत से स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों को फरोग दिया जाएगा। वहीं कर्नूल की रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी के मसाइल की यकसोई का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी तलबा तंजीम की जानिब से 48 घंटों की जंजीरी भूख हड़ताल मुनक्किद की जा रही है। इस मौके पर तलबा ने यूनिवर्सिटी बंद का भी ऐलान किया। इस जंजीरी भूख हड़ताल की हिमायत में दिगर तलबा तंजीम के अलावा सियासी लीडरों ने भी शिरकत की। वहीं कर्नूल DSP बाबा फखरुद्दीन ने बताया कि पुलिस ने 2019 जून में हुए कत्ल मामले को पुलिस ने हल करा और पुलिस ने इस मामले में 7 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। उनके कब्जे से हथियार और कार भी जब्त किया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। लास्ट ईयर जून में पुलिंदाकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक मर्डर हुआ था। वड्डे वेंकटेश को मारा गया था। उसमें वड्डे लक्ष्मण A1 था। उसको रिटालिएशन में इस साल जून 30 तारीख को शाम में 5:30 बजे उपलवाड़ू विलेज वरोकल पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में इसके रिटालिएशन में उसको मारा गया है। ये वरोकल पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया हुआ है। 7 अक्यूज्ड को अरेस्ट किए हुए हैं। एक कार और 5 नाइफ, एक मोटरसाइकिल भी उनसे सीज किया गया है। नेल्लोर शहर में इंसानियत को शमसान करने वाला वाक़या पेश आया है। प्राइवेट स्कूल की बस का दरिंदा सिफत ड्राइवर ने 8वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिबा की इस्मत रेज़ी की। बरहम मकामी अफराद ने ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मकामी अफराद ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। बरहम अवाम ने प्राइवेट स्कूल की बस को भी नजरातिश कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ड्राइवर के खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू कर दी है।